Hello students, welcome back to my channel. Today we shall study about the KCL and KVL. आज हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में अध्ययन करेंगे। किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में अध्ययन करने के पूर्व इससे संबंधित कुछ तकनीकी शब्द हैं जिनके बारे में जानना अति आवश्यक है। सबसे पहले उन तकनीकी शब्दों के बारे में अध्ययन कर लिया जाए। पहला है केसीएल से संबंधित यानी किरचॉफ के करंट लॉ से संबंधित पहला तकनीकी शब्द है जंक्शन शब्द। एक ऐसा बिंदु जिस पर 3 या 3 से अधिक चालक अवयव जुड़ते हैं। जैसे अगर इसको पॉइंट O मान लिया जाए तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 चालक अवयव आकर के जुड़े हुए हैं। इसी पॉइंट को, इसी बिंदु को संधि कहेंगे, यानी ए पॉइंट एट व्हिच 3 or more than 3 कंडक्टिंग एलिमेंट्स और कनेक्टेड दैट इज नोन एट द जंक्शन। एक ऐसा बिंदु जिस पर 3 या 3 से अधिक चालक अवयव जुड़ते हैं उसको संधि कहते हैं। और इस पहले नियम से संबंधित 2 पॉइंट्स और हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला पॉइंट हो गया संधि, दूसरा पॉइंट है धारा के बहने की दिशा और धारा के प्रवेश करने की स्थिति में, धारा के संधि को छोड़कर जाने की स्थिति में। तो इसको डिस्कशन कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है संधि पर प्रवेश करने वाली धारा। करंट एंटरिंग द जंक्शन, जो धारा संधि पर प्रवेश कर रही है, देखिए I1 प्रवेश कर रही है, I3 प्रवेश कर रही है, I5 प्रवेश कर रही है। तो I1 धारा आ रही है, देखिए संधि पर प्रवेश करने के लिए, I3 भी जा रही है प्रवेश करने के लिए, I5 भी बिंदु O पर आ रही है प्रवेश करने के लिए। तो संधि पर प्रवेश करने वाली धारा अथवा संधि की ओर आने वाली धारा हमेशा धनात्मक ली जाएंगी। ये होंगी धनात्मक, यानी संधि पर प्रवेश करने वाली धारा अथवा संधि पर आने वाली धारा को धनात्मक माना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है संधि को छोड़कर जाने वाली धारा, करंट लीविंग द जंक्शन। जंक्शन को छोड़ करके जाने वाली धारा यानी संधि को छोड़कर जाने वाली धारा I2 देखिए जंक्शन से दूर जा रही है, यानी संधि से दूर जा रही है छोड़ करके। I4 भी संधि को छोड़ करके दूर जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो धारा संधि से दूर जा रही है अथवा संधि को छोड़ करके जा रही है उसको ऋणात्मक लेते हैं। तो ये धारा होगी ऋणात्मक, यानी नेगेटिव करंट होगी, ऋणात्मक इसको लिया जाएगा। तो देख रहे हैं संधि क्या होता है, धारा ऋणात्मक कब होगी, धारा धनात्मक कब होगी। संधि का मतलब हुआ एक ऐसा बिंदु जिस पर 3 या 3 से अधिक चालक अवयव जुड़ते हैं। ए पॉइंट एट व्हिच 3 or more than 3 कंडक्टिंग एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। नेक्स्ट, करंट एंटरिंग द जंक्शन, संधि पर आने वाली धारा अथवा संधि पर प्रवेश करने वाली धारा धनात्मक ली जाएगी। एंड दैट करंट लीविंग द जंक्शन, और वह धारा जो संधि को छोड़ करके जा रही है उसको ऋणात्मक लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए करंट I1, I2
I3, I4, I5। I1 संधि पर आ रही है प्रवेश करने के लिए, प्रवेश करने वाली धारा को धनात्मक यानी जो संधि की ओर आ रही है। I2 संधि से दूर जा रही है छोड़ करके, इसको ले गए नेगेटिव। I3 को देखिए, ये संधि की ओर प्रवेश करने के लिए आ रही है, धनात्मक चिन्ह से लेंगे इसको। I4 संधि को छोड़ करके दूर जा रही है, नेगेटिव साइड। I5 संधि की ओर प्रवेश करने के लिए आ रही है, पॉजिटिव साइड। इस प्रकार देख रहे हैं कि किसी संधि की ओर अगर कोई धारा आ रही है तो उसको धनात्मक लेंगे, संधि से दूर जा रही है तो उसको ऋणात्मक लेंगे। यानी करंट एंटरिंग द जंक्शन विल बी टेकन पॉजिटिव एंड करंट लीविंग द जंक्शन विल बी टेकन नेगेटिव। अब किरचॉफ का पहला नियम इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित है। पहला नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम, इसे संधि का नियम कहते हैं, किंतु पॉपुलर है ये केसीएल के नाम से। सबसे ज़्यादा ये केसीएल के नाम से जाना जाता है, किरचॉफ्स करंट लॉ। क्यों जाना जाता है उसको अभी क्लियर कर देते हैं। किरचॉफ का पहला नियम अथवा संधि का नियम अथवा केसीएल किरचॉफ करंट लॉ क्या है? किसी संधि पर संपूर्ण धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। द algebraic sum of all currents at the junction is 0। The algebraic sum of all the currents at the junction is 0। किसी संधि पर संपूर्ण धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात सिग्मा आई इक्वल, चूंकि ये बीजगणितीय योग लिया जा रहा तो निश्चित रूप से धारा को यहाँ पर बीजगणितीय राशि मानना पड़ेगा। और जब बीजगणितीय राशि मानेंगे तो बीजगणितीय राशियों में एक धनात्मक होगी एक ऋणात्मक होगी। तो धारा कब ऋणात्मक होगी, धारा कब धनात्मक होगी? धारा कब धनात्मक होगी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया कि करंट एंटरिंग एट द जंक्शन, संधि पर प्रवेश करने वाली धारा धनात्मक होगी। तो I1 धनात्मक हो जाएगी, I1 धनात्मक। I2 संधि को छोड़ करके दूर जा रही है, करंट लिविंग द जंक्शन इज टेकन विद नेगेटिव साइन। तो जो करंट जंक्शन को छोड़ करके जा रही है उसको नेगेटिव ले लेते हैं। I3 approaching the junction, it will enter the junction। I3 is the entering current, therefore it will be positive। I4 leaving the junction, it will be taken with negative sign। I5 entering the junction, it will be taken with positive sign, equals 0, implies that I1 plus I3 plus I5 equals I2 plus I4। I2 I4 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में तो I2 plus I4 हो जाएगा। तो देख रहे हैं I1 I3 I5, I1 entering the junction, I3 entering the junction, I5 entering the junction। करंट एंटरिंग द जंक्शन, संधि पर प्रवेश करने वाली समस्त धारा या संधि की ओर आने वाली धारा। तो ये हो गई संधि पर आने वाली
समस्त धारा एक बराबर है I2 प्लस I4। I2 लीविंग द जंक्शन, संधि को छोड़ करके जाने वाली धारा। I4 लीविंग द जंक्शन, संधि को छोड़कर जाने वाली धारा, अर्थात संधि से जाने वाली धारा। मतलब हुआ, ये देखिए मूल रूप में यह है किसी संधि पर संपूर्ण धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, और जब हम इसको बीजगणितीय चिन्हों के साथ रखेंगे मान, तो हमको ये रूप मिला। और फिर जब इसको और सिंप्लीफाई किया गया तो मिला कि संधि पर आने वाली समस्त धारा का योग बराबर है संधि से जाने वाली समस्त धारा के योग के बराबर। चूँकि यहाँ पर संधि शब्द आ रहा है इसलिए इसको किरचॉफ का संधि का नियम कहते हैं। चूँकि यहाँ पर धारा के बारे में वितरण कैसे किया जा रहा है, तो किरचॉफ का पहला नियम धारा के वितरण के बारे में बता रहा है, इसलिए इसको कहते हैं किरचॉफ का धारा का नियम, किरचॉफ्स करंट लॉ। और दूसरा नियम है केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। केवीएल के बारे में स्टडी करने के पहले यहाँ भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ भी तकनीकी शब्द आते हैं। पहला तकनीकी शब्द है लूप और मेश, बंद पाश। तो मेश और लूप। मेश क्या होता है, यहाँ पर देखिए ए से बी, बी से डी और फिर ए तक पहुँचाइए, तो ये एक बंद परिपथ हो गया, बंद चालक पथ या बंद चालक परिपथ। तो ये बंद परिपथ हो गया अथवा बंद चालक पथ हो गया। तो क्लोज्ड सर्किट और क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, इसको मेश कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए टू बी, बी टू डी, डी टू ए, एक मेश हो गए, ए टू बी, बी टू डी, डी टू ए, दिस वन। और इसी प्रकार आप यहाँ पर चलिए बी टू सी, सी टू डी, डी टू बी, यहाँ पर ये हो गया दूसरा मेश। तो यहाँ पर देख रहे हैं बी टू सी, सी टू डी, डी टू बी, तो यहाँ पर एक बंद पथ मिल रहा है जो चालक बंद पथ है, यानी क्लोज्ड सर्किट। ये भी एक बंद चालक पथ है, इसको भी मेश कहेंगे। और लूप क्या होता है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू बी। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम चलेंगे तो लूप मिलेगा। तो लूप के अंदर देख रहे हैं क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ हो सकते हैं, यानी ए क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ व्हिच मे और मे नॉट कंटेन टू और मोर देन टू मेसेस। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक बंद चालक पथ है जिसके अंदर अन्य चालक पथ हो सकते हैं, तो इसको कहते हैं लूप और मेश। तो केवीएल से रिलेटेड दो पॉइंट्स मेश और लूप आवश्यक है जिनको समझना। इसके बारे में हम लोगों ने व्याख्या कर लिया और विश्लेषण भी कर लिया। अब और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पर बीजगणितीय चिन्हों का ध्यान देना पड़ता है। तो पहला है सेल के बारे में। सेल में होता है विद्युत वाहक बल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। यदि हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं तो इसका ईएमएफ अर्थात विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लिया जाएगा। नेगेटिव ईएमएफ। यदि हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर जा रहे हैं तो जिस टर्मिनल पर पहुंचेंगे वही चिन्ह हो जाएगा ईएमएफ का। तो पॉजिटिव से नेगेटिव पर गए तो हमने पॉजिटिव से चल करके नेगेटिव पर पहुंचा, तो हो गया नेगेटिव ईएमएफ अर्थात माइनस ई। और ठीक इसी का उल्टा यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुँच रहे हैं तो ईएमएफ अर्थात विद्युत वाहक बल इसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो शेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जाने पर ईएमएफ का चिन्ह
कैसे बदलता उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। यदि हम पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पर जाते हैं तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लिया जाएगा, और अगर हम ऋणात्मक से धनात्मक टर्मिनल पर पहुंचते हैं तो विद्युत वाहक बल धनात्मक लिया जाएगा। तो 2 पॉइंट्स तो ये हो गए अबाउट EMF, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्योंकि करंट इसमें फ्लो करेगी, अगर मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंस है, इसमें करंट आई फ्लो कर दी, तो पोटेंशियल ड्रॉप यानी विभव का जो पतन होगा IR, वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इसके बारे में प्लस माइनस IR कब लिया जाएगा उसके बारे में स्टडी कर लिया जाता है। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ IR। प्रोडक्ट ऑफ I एंड R इज पॉजिटिव। I और R का गुणनफल धनात्मक होता है यदि हम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो चलते हैं। यानी I और R का गुणनफल यदि आप धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं तो धनात्मक लिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं, अगर आप इस दिशा में जा रहे हैं अपोजिट टू I, अगर आप धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, धारा के विपरीत दिशा में I एवं R का गुणनफल धनात्मक होता है। और अगर आप धारा की दिशा में जा रहे हैं इस दिशा में, तो ये IR ऋणात्मक होगा। धारा के प्रवाह की दिशा में I एवं R का गुणनफल ऋणात्मक होता है। अगर आप इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से आप कभी भी न्यूमेरिकल के प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय कोई भी एरर नहीं कर सकते हैं। यदि आप इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में उत्पन्न हो जाता है तो निश्चित रूप से आप वहाँ पर गलती कर सकते हैं। इसलिए अगर आप धारा की दिशा में चल रहे हैं तो I और R का गुणनफल ऋणात्मक होगा, क्योंकि विभव का पतन होता जाता है, विभव घटता जाता है। इसलिए घटने का मतलब होता है कम होना, कम होने का मतलब होता है ऋणात्मक चिन्ह। और अगर आप धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो विभव बढ़ता जाता है, और बढ़ने का मतलब होता है धनात्मक चिन्ह। इसलिए धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में चलने पर धनात्मक विभव यानी IR का गुणनफल धनात्मक, और धारा के चलने की दिशा में, धारा के प्रवाह की दिशा में IR का गुणनफल ऋणात्मक हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर आप शेल के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पर आते हैं तो EMF अर्थात विद्युत वाहक बल ऋणात्मक हो जाएगा, और अगर आप ऋणात्मक से धनात्मक पर टर्मिनल पर पहुंचते हैं तो E का मान धनात्मक हो जाएगा। अगर हम इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो किरचॉफ का दूसरा नियम काफ़ी आसानी से साबित हो जाएगा। तो दूसरा नियम, जिसको पॉपुलरली KVL के नाम से जानते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, अथवा चूंकि इसमें लूप की बात होती है इसलिए इसको लूप रूल अथवा लूप रूल अथवा लूप लॉ कहते हैं। चूंकि ये दूसरा नियम है किरचॉफ के द्वारा दिया गया, इसलिए इसको किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं। तो किरचॉफ का दूसरा नियम अथवा लूप का नियम अथवा किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, क्योंकि ये वोल्टेज के बारे में ही पूरा का पूरा विस्तृत से बताता है। तो यहाँ पर
हम लोग केवीएल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें। फिर ये क्या बताता है, इन एनी क्लोज्ड लूप algebraic sum of potential difference is G, that is sigma b equals C. Algebraic sum of the potential difference across the elements is zero in a closed loop. किसी बंद पास में संपूर्ण विभवांतर शून्य होता है। यहाँ पर लिख लें सिग्मा बी इक्वल्स 0। अब देखिए सिग्मा बी, अब आप मान लीजिए ए से बी, बी से डी, डी से ए पर पहुँचते हैं इस तरह से इस मेश में। तो इन मेश ए बी डी टू ए, इस क्लोज्ड मेश में जब हम ए से बी चलते हैं तो यहाँ पर देखिए धारा यहाँ से निकल रही है। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें। इन क्लोज्ड मैश ए टू बी टू डी टू ए, इस बंद मेश में, इस बंद पाश में ए से बी, बी टू डी, डी टू ए, यहाँ पर E1 है। मान लीजिए यहाँ से निकलने वाली करंट है I1, करंट I1 यहाँ पर पहुँच रही है। ये सेल है किसका, EMF E2 है। मान लीजिए इस सेल से निकलने वाली करंट I2 है, यहाँ पर I2 करंट। अब आप किरचॉफ के पहले नियम से यानी KCL से देखिए, I1 आ रही है, I2 भी आ रही है। I1 और I2 बिंदु D पर अर्थात इस जंक्शन पर प्रवेश करेगी तो दोनों के लिए पॉजिटिव साइन हो जाएगा, अर्थात I1 प्लस I2। और मान लीजिए यहाँ से करंट I3 जा रही है, तो जो करंट जा रही है उसके साथ नेगेटिव साइन हो जाएगा, अर्थात उसके बराबर हो जाएगा। तो करंट्स एंटरिंग एट द जंक्शन, संधि पर प्रवेश करने वाली समस्त धारा I1 प्लस I2 हो गई, और संधि से दूर जाने वाली धारा लीविंग करंट I3 हो गई, तो इसके बराबर हो जाएगा I3। यहाँ पर करंट आ गई I3। अब चूँकि I3 I1 प्लस I2 के बराबर है तो B से कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी। अब कन्फ्यूजन होगा कि इधर कितनी करंट जाएगी, इधर कितनी करंट जाएगी। तो ध्यान दीजिए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना आवेश बाहर निकलता है या जितनी धारा निकलती है उतना ही आवेश अर्थात धारा दूसरे टर्मिनल पर प्रवेश करेगा। तो यहाँ से धारा I1 निकलती है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो नेगेटिव टर्मिनल पर भी उतनी ही धारा I1 आएगी। तो I1 आ रही है, I1 आ रही है, तो यहाँ से धारा हो जाएगी I1। इसी प्रकार दूसरी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निर्गत धारा I2 है, इसलिए इसके अंदर भी प्रवेश करने वाली धारा हो जाएगी I2। तो ये करंट हो गई I2, यहाँ पर I2, I3 में से I2 इधर चली गई और I1 इधर चली गई, I2 इधर आ गई। तो इस प्रकार देखना है, यहाँ पर धारा के वितरण के बारे में पूरा हम लोगों को डिटेल मालूम है, यहाँ भी डिटेल मालूम है। अब हम लोग किरचॉफ के दूसरे नियम को अर्थात केवीएल लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, ए से चल करके बी पर पहुँचते हैं। तो ए से बी पर चलते हैं तो इसके बीच में रेजिस्टेंस R1 है और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I1 है। चूँकि अभी हमने कहा कि धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में चलते हैं तो IR का प्रोडक्ट
धनात्मक लेते हैं तो I1 और R1 का गुणनफल धनात्मक हो जाएगा। फिर देखिए B से D पर चल रहे हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस R3 है। धारा I3 D से B की दिशा में बह रही है और हम लोग जा रहे हैं B से D अर्थात धारा के विपरीत दिशा में, इसलिए I3 और R3 का गुणनफल धनात्मक हो जाएगा। फिर D से यहाँ तक आते हैं तो कोई प्रतिरोध नहीं है, R का मान 0 है तो विभव पतन भी 0 होगा। अब हम यहाँ पर पहुँचते हैं, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर पहुँच रहे हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पर पहुँचते हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव E1 तो माइनस E1। और फिर हम यहाँ से बिंदु A पर पहुँचते हैं तो ये हो गया अलजेब्राइक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग ए क्लोज्ड मेश इज 0। अब यहाँ पर मिला E1 इक्वल्स I1 R1 प्लस I3 R3, इक्वेशन 1। और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फिर इस मेश में आ जाइए, enclosed mesh B to C, C to D, D to B, B to C, C to D, D to B। यहाँ पर देखिए B से C की तरफ चलते हैं तो रेजिस्टेंस है R2, बहने वाली धारा I2 है, तो विभव पतन हुआ यानी पोटेंशियल ड्रॉप I2 इंटू R2 हो गया। चूँकि हम लोग धारा की दिशा में चल रहे हैं तो धारा की दिशा में चलने पर हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि I और R का गुणनफल ऋणात्मक होगा, तो ये हो गया माइनस I2 R2। फिर देखिए पॉइंट C पर पहुँचे, पॉइंट C से आगे बढ़ने पर सेल पड़ रही है, सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर बताया गया जिस टर्मिनल पर पहुंचते हैं उस टर्मिनल के चिन्ह को E के साथ रख दिया जाता है। तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव पर पहुँचे, E2 के साथ हम रखेंगे पॉजिटिव साइन, तो ये हो जाएगा प्लस E2। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचते थे, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, R की वैल्यू 0 है तो विभव पतन यानी B का मान भी 0 हो जाएगा। फिर पॉइंट D से पॉइंट B पर पहुँचते हैं, यहाँ पर फ्लोइंग करंट है I3, बहने वाली धारा है I3 और रेजिस्टेंस है R3, किंतु हम धारा की दिशा में चल रहे हैं। धारा की दिशा में चलने पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल यानी I और R का गुणनफल ऋणात्मक लिया जाता है, ये हो जाएगा ऋणात्मक। और चूंकि हम इस पूरे बंद पास के अनुदिश चले तो along the closed mesh algebraic sum of the potential difference or voltage will be 0. This is 0. Implies that E2 equals I to R2 plus I3 R3, इक्वेशन 3। अब इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके I1 का मान को ज्ञात किया जा सकता है। तो केवीएल और किरचॉफ ने किसी जटिल परिपथ में धारा के वितरण को ज्ञात करने के लिए इन दोनों नियमों को 1842 में दिया। ओम के नियम के सहायता से हम लोग श्रेणी क्रम अगर समांतर क्रम कहीं पर कोई सरल परिपथ दिया गया है नहीं, Ohm's law only can be applied for the simple circuit where resistors or elements are connected in series or parallel. But when circuit is very complex and complicated, in that situation only Kirchhoff's laws can help us in the same proportion as we expect. Okay, thanks for watching the video.